कल्पना कीजिए सुबह के ट्रैफिक जैम से बचने के लिए आप सड़क पर नहीं बल्कि आसमान का रास्ता ले रहे हैं। या आपका डॉक्टर हजारों मील दूर से रोबोटिक हाथों से आपका ऑपरेशन कर रहा हो। ये भविष्य की तस्वीरें नहीं है बल्कि वो हकीकत है जो चीन में अब आकार ले रही है। आज हमारे सामने जो स्रोत है वो दिखाते हैं कि चीन कई तकनीकी मोर्चों पर आप कह सकते हैं हैरत अंगेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, कई क्षेत्रों में तो बहुत तेजी से। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, चीन की कुछ सबसे चौंकाने वाली तकनीकी तरक्कियों पर, परिवहन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऊर्जा तक। हाँ, और देखेंगे कि ये सब कैसे दुनिया को बदल सकता है। चलिए तो ये विश्लेषण शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, जियो हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक चर्चाओं से जुड़े रहें। तो शुरुआत करते हैं परिवहन से। शंघाई 2025 की जो तस्वीर स्रोत हमें दिखा रहे हैं उसमें गगनचुंबी इमारतों के ऊपर उड़ती हुई टैक्सियां दिख रही हैं। ईवी टोल्स कहते हैं इन्हें। हाँ, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाहन। ये अब सिर्फ कोई सपना नहीं रहा, चीन ने पिछले 2 सालों में इसे हकीकत बना दिया ऐसा लगता है। और ये सिर्फ दिखाने की चीजें तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ईहैंग 216S मॉडल है, वो 2 यात्रियों को ले जा सकता है और चार्जिंग सिर्फ 10 मिनट में। हाँ, अभी रेंज थोड़ी कम है, करीब 19 मील। अच्छा 19 मील। लेकिन इसके पीछे की तकनीक क्या है? वो है सॉलिड स्टेट बैटरी तकनीक में प्रगति। 500 वॉट घंटे प्रति किलोग्राम की ऊर्जा घनत्व। इससे इन वाहनों को आगे चलकर 250 मील तक उड़ने की क्षमता मिल सकती है। 250 मील? हाँ, और सिर्फ यात्री नहीं, एरोफूड जैसे कार्गो ड्रोन आधा टन वजन उठाकर मुश्किल पहाड़ी इलाकों में सामान पहुंचा रहे हैं। ये तो बहुत तेज विकास है। स्रोत ये भी बता रहे हैं कि चीन में 10,000 से ज्यादा कमर्शियल ईवीटॉल उड़ानें हो चुकी हैं। सही है, जबकि अमेरिका में अभी भी रेगुलेशन पर ही बहस चल रही है और ग्वांगजू में एक फैक्ट्री है जो सालाना करीब 1000 ईवीटॉल बना रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ बड़े पैमाने पर? इसका मतलब है शहरी परिवहन में एक बुनियादी बदलाव की आहट। सोचिए, ट्रैफिक जाम शायद कम हो जाएं, यात्राएं तेज हो सकती हैं। और चीन को एक बढ़त मिल रही है इसमें। यकीनन एक रणनीतिक बढ़त। 18 से ज्यादा देश तो पहले ही ये तकनीक खरीद रहे हैं चीन से। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या है? इसी तकनीक पर आधारित सैन्य ड्रोन वो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। ठीक है, आसमान से जमीन पर आते हैं। रोबोटैक्सी, बिना ड्राइवर वाली कारें। स्रोत कहते हैं कि चीन के बड़े शहरों में ये अब आम होती जा रही हैं। हाँ, और बताया जा रहा है कि 70 लाख यात्री इनका इस्तेमाल कर भी चुके हैं। 70 लाख? इसके पीछे क्या है? एआई। बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ बहुत अहम है। जैसे बाइडू का अपोलो एआई सिस्टम है, वो प्रति सेकंड 1000 ट्रैफिक स्थितियों का विश्लेषण कर सकता है। 1000 प्रति सेकंड? हाँ, अमेरिकी वेमो का सिस्टम करीब 200 स्थितियों का विश्लेषण करता है। तो ये काफी ज्यादा है। इसी वजह से ये इतनी सुरक्षित है। लगता तो यही है। बताया जा रहा है कि ये चीनी रोबोटैक्सी 2 करोड़ मील बिना किसी गंभीर दुर्घटना के चल चुकी हैं। और ये कुछ शहरों में है या? नहीं, यहीं पर चीन का स्केल दिखता है। उन्होंने 65 शहरों में इन्हें उतारा है, जबकि अमेरिका में मेरे ख्याल से सिर्फ 5 शहरों में टेस्टिंग चल रही है। और कीमत, क्या ये महंगी है? नहीं, यही तो बात है। कीमत सिर्फ $2-3 प्रति यात्रा बताई जा रही है, जो सामान्य टैक्सी से लगभग 3 गुना सस्ता है। 3 गुना सस्ता? हाँ, और अनुमान है कि 2030 तक ये बाजार $50 अरब का हो सकता है। तो ये तो परिवहन में पूरी क्रांति ला रहा है। बिल्कुल। ट्रैफिक जैम 30% कम होने की उम्मीद है, उत्सर्जन आधा हो सकता है। लेकिन यहाँ भी एक दूसरा पहलू है। नौकरियां? हाँ, करीब 20 लाख ड्राइवरों की नौकरियां जाने का खतरा है। और ये सब मुमकिन हुआ है चीन के बड़े पैमाने पर डेटा कलेक्शन और एआई ट्रेनिंग की वजह से। ये उन्हें इस फील्ड में एक बढ़त देता है। परिवहन के बाद अब उन मशीनों की बात करते हैं जो शायद हमारे साथ काम करेंगी। ह्यूमनॉइड रोबोट्स। हाँ, वो रोबोट्स जो इंसानों जैसे दिखते और काम करते हैं। स्रोत बताते हैं कि चीन में ऐसे रोबोट बन रहे हैं जो सिर्फ फैक्ट्री में काम नहीं करते, मैराथन भी दौड़ सकते हैं। ये दिलचस्प है। पश्चिम में हम ज्यादातर प्रोटोटाइप देखते हैं ना, लेकिन चीन में ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स फैक्ट्रियों में, अस्पतालों में, यहाँ तक कि खेल के मैदानों में भी नजर आ रहे हैं। जैसे कोई उदाहरण? यूनिट्रा जीवन रोबोट है, कीमत करीब $16,000। ये अमेरिकी बॉस्टन डायनेमिक्स के रोबोट से 10 गुना सस्ता बताया जाता है और ये नाचने से लेकर थोड़े युद्ध अभ्यास जैसे काम भी कर सकता है। और मेडिकल फील्ड में? JR1 मेडिकल असिस्टेंट है जो 110 पाउंड वजन उठा सकता है। मरीजों को
उठाने शिफ्ट करने में मदद कर सकता है। और वो मैराथन वाली बात? हाँ, अप्रैल 2025 में बीजिंग हाफ मैराथन में 21 रोबोट्स ने हिस्सा लिया था। करीब तो इंसानी धावकों से भी तेज दौड़े। उद्योगों में इनका कितना असर है? काफी ज्यादा। जैसे BYD कार फैक्ट्री है, वहां वॉकर S1 रोबोट 70% काम संभाल रहे हैं। इससे लागत 1/3 कम हो गई है। 1/3? हाँ, और चीन का लक्ष्य है 2025 तक प्रति 10,000 वर्कर पर 500 ह्यूमनॉइड्स। ये अमेरिका के लक्ष्य से 5 गुना ज्यादा है। तो ये सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है, ये समाज को बदलने वाली बात है। बिल्कुल। बुजुर्गों की देखभाल शायद बेहतर हो जाए, उत्पादन सस्ता हो, लेकिन लाखों नौकरियां भी जाएंगी। चीन यहाँ लागत और तेजी से इन्हें अपनाने पर जोर दे रहा है। इन रोबोट्स के पीछे का दिमाग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्रोत चीन के नए AI मॉडल्स जैसे डीप सीक और QW की बात कर रहे हैं। 2025 में ये काफी चर्चा में है। हाँ, और कहा जा रहा है कि ये गणित की जटिल समस्याएं हल करने में प्रोफेसरों से बेहतर हैं और कोड लिखने में अनुभवी प्रोग्रामर से भी। ये कैसे मुमकिन है? या चीन का फोकस सिर्फ पैरामीटर बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि दक्षता मतलब एफिशिएंसी पर है। डीपसेक R1 मॉडल है 671 बिलियन पैरामीटर का। ये अमेरिकी गणित ओलंपियाड के 80% सवाल हल कर लेता है और 66% सटीकता से कोड लिखता है। और इसमें संसाधन कम लगते हैं? हाँ, तुलनात्मक मॉडल से 20 गुना कम संसाधन। ये उनकी खास रीइंफोर्समेंट लर्निंग तकनीक की वजह से है। और एक छोटे मॉडल का भी जिक्र है, QW30B। बिल्कुल, वो सिर्फ 32 बिलियन पैरामीटर का है, लेकिन कई पश्चिमी बड़े मॉडल से बेहतर परफॉर्म करता है और ये आम गेमिंग कंप्यूटर पर भी चल सकता है। और इस्तेमाल की लागत? बहुत कम, प्रति 10 लाख रिक्वेस्ट सिर्फ 20 सेंट। और चीन ने इनका सोर्स कोड भी ओपन कर दिया है। ओपन सोर्स तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, हजारों डेवलपर्स अब इस पर नया ऐप बना रहे हैं। इनका इस्तेमाल फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स या तक कि 2025 वर्ल्ड गेम्स की तैयारी में भी हो रहा है। तो ये AI के विकास में एक बड़ा कदम है। यकीनन, प्रोग्रामिंग एनालिसिस जैसे काम बदल जाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शायद बहुत सस्ता हो जाए, लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। क्या? स्रोत बताते हैं कि AI के लिए जो जरूरी हार्डवेयर है, उसकी सप्लाई चेन का 70% हिस्सा चीन नियंत्रित करता है। ये उसे एक जबरदस्त तकनीकी बढ़त देता है। ये पैरामीटर की होड़ से हटकर एफिशिएंसी पर फोकस करने का एक बड़ा बदलाव है। अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प लग रही है और आप ऐसी ही और चर्चाएं सुनना चाहते हैं, तो जियो हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। AI से आगे बढ़ते हैं। अब उन तकनीकों की बात जो इंसान और मशीन के बीच की रेखा को धुंधला कर रही हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCIs। हाँ, दिमाग से कंप्यूटर को कंट्रोल करना। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति जो पूरी तरह लकवाग्रस्त है, वो सिर्फ सोचकर बात कर सकता है। स्रोत कहते हैं कि चीन में ये अब हकीकत बन रहा है। हाँ, और यहाँ खास बात है नॉन इन्वेजिव तकनीक। मतलब इसके लिए कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। बिना सर्जरी के? कैसे? ब्रेन टॉकर डिवाइस है जो एक हेडसेट जैसा दिखता है। इसे पहनकर व्यक्ति अपनी सोच से 50 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से टाइप कर सकता है। 50 शब्द प्रति मिनट? हाँ, और तियानजिन में एक नया 2-वे इंटरफेस विकसित किया गया है। बताया जा रहा है कि ये पश्चिमी तकनीकों से 100 गुना ज्यादा कुशल है और 1000 गुना कम ऊर्जा लेता है। इसका मेडिकल फील्ड में क्या असर होगा? बहुत बड़ा। स्रोत बताते हैं कि 2027 तक स्ट्रोक या रीढ़ की हड्डी वाले हजारों मरीजों की बोलने और हिलने डुलने की क्षमता वापस लाने की योजना है। क्या इस पर कोई परीक्षण हुआ है? हाँ, बंदरों पर शुरुआती परीक्षण हुए हैं। उन्होंने 95% सटीकता के साथ अपनी सोच से एक रोबोटिक हाथ को नियंत्रित किया। तो ये मानव मशीन इंटरैक्शन का बिल्कुल नया दौर है। बिल्कुल, जो कल तक साइंस फिक्शन लगता था वो शायद कुछ $1000 में उपलब्ध हो जाए, लेकिन इसके नैतिक सवाल भी उतने ही बड़े हैं। जैसे कि क्या ये तकनीक हमारे विचारों तक सीधी पहुंच दे सकती है? प्राइवेसी का क्या होगा? सुरक्षा के गंभीर मुद्दे उठते हैं। नॉन इन्वेसिव होने से ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है, लेकिन गलत इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ जाता है। सही कहा। अब बात करते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी की। एक ऐसा कंप्यूटर जो घंटों में वो समस्याएं हल कर दे जिन्हें आज के सुपर कंप्यूटर अरबों साल में भी नहीं कर सकते। हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग। स्रोत बताते हैं कि 2025 में चीन इस क्षेत्र में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। किस तरह से? जहां पश्चिम अभी लैब में प्रोटोटाइप बना रहा है, चीन बड़े पैमाने पर उत्पादन की बात कर रहा है और दुनिया का पहला ग्लोबल क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने की भी। क्वांटम कंप्यूटर का कोई उदाहरण? जुल्हुआन G3 कंप्यूटर है। ये क्वांटम सुप्रीमेसी दिखाता है। मतलब इसने एक बहुत जटिल गणना अणुओं की मॉडलिंग की, उसे अमेरिकी समकक्षों से 10 लाख गुना तेजी से हल किया। ये ऐसी गणना है जिसे सामान्य कंप्यूटर कर ही नहीं सकते। 10 लाख गुना तेज।
और चिप्स? 504 क्यूबिट वाली एक्स साइहोन चिप है, जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली क्वांटम चिप बताया जा रहा है। और क्वांटम कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है? मोड्जा नाम का एक उपग्रह है जो महाद्वीपों के बीच पूरी तरह से सुरक्षित मतलब हैक प्रूफ संचार चैनल बना रहा है। सैटेलाइट के जरिए? हाँ, और जमीन पर भी 3000 मील का नेटवर्क चालू है। इसका इस्तेमाल बैंकिंग और सरकारी संचार में हो रहा है। तो इसके फायदे क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग दवा बनाने की रफ्तार बहुत तेज कर सकती है, लॉजिस्टिक्स की लागत 20-30% कम कर सकती है। लेकिन यही तकनीक आज के एन्क्रिप्शन सिस्टम्स, जिससे हमारा सारा डेटा सुरक्षित रहता है, उसे तोड़ सकती है। तो ये डेटा सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा भी है। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। बिल्कुल। चलिए अब ऊर्जा और कुछ बुनियादी चीजों पर आते हैं। थोरियम रिएक्टर, एक ऐसा परमाणु रिएक्टर जो पिघल नहीं सकता, जिसे ठंडा करने के लिए पानी नहीं चाहिए। और जो 20,000 साल तक चलने वाले ईंधन पर चलता है। हाँ, स्रोत कहते हैं कि गोबी रेगिस्तान में ऐसा रिएक्टर अब काम कर रहा है। ये कैसे काम करता है? पारंपरिक रिएक्टर से अलग कैसे है? ये पिघले हुए नमक यानी मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर तकनीक पर आधारित है। पारंपरिक रिएक्टरों में पानी और ठोस यूरेनियम ईंधन होता है। इसमें तरल नमक और थोरियम इस्तेमाल होता है। तो ये सुरक्षित कैसे है? अगर कोई दुर्घटना होती भी है तो ये तरल नमक ठंडा होकर बस जम जाएगा। इससे रेडियो एक्टिव पदार्थ के लीक होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। और ईंधन थोरियम है, जो चीन में कोयले से भी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। और इससे परमाणु हथियार बनाना भी बहुत मुश्किल है। और इसकी क्षमता, ऊर्जा कितनी मिलती है? स्रोत बताते हैं कि सिर्फ 2 पाउंड थोरियम 0.5 मिलियन पाउंड कोयले जितनी ऊर्जा दे सकता है। 0.5 मिलियन पाउंड कोयला? हाँ, और इससे जो कचरा निकलता है वो सिर्फ 500 साल तक खतरनाक रहता है, जबकि पारंपरिक न्यूक्लियर वेस्ट 10,000 साल तक खतरनाक होता है। तो चीन का प्लान क्या है इसे लेकर? 2029 तक पहला कमर्शियल प्लांट शुरू करने का और 2035 तक दर्जनों ऐसे प्लांट बनाने की योजना है। ये तो ऊर्जा क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। निश्चित रूप से, बिना कार्बन उत्सर्जन के सस्ती बिजली। लेकिन अगर चीन इस तकनीक में महारत हासिल कर लेता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार पर उसका दबदबा और बढ़ जाएगा। सुरक्षा और दक्षता इसके सबसे बड़े फायदे हैं। ऊर्जा के साथ साथ चिप्स भी बहुत जरूरी है, खासकर एआई के लिए। हाँ, और यहाँ हुआवे का एसेंट 910D प्रोसेसर चर्चा में है। 2025 में ये एनवीडिया के एकाधिकार को चुनौती दे रहा है। ये चीन में बन रहा है? हाँ, चीन की SMIC फैक्ट्री में 7 नैनोमीटर तकनीक से। बताया जा रहा है कि इसका प्रदर्शन एनवीडिया के H1 चिप जैसा है, पर कीमत 30% कम है। सिर्फ एक चिप की बात है या? नहीं, उन्होंने क्लस्टर भी बनाया है। 384 ऐसी चिप्स का क्लस्टर, जिसे क्लाउड मैट्रिक्स कहते हैं, वो 300 पेटाफ्लॉप्स की शक्ति देता है। ये एनवीडिया के टॉप सिस्टम से 2 गुना शक्तिशाली है। 2 गुना? लेकिन क्या इसमें कोई कमी है? हाँ, ऊर्जा खपत ये करीब 4 गुना ज्यादा बिजली खाता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि तकनीकी प्रतिबंधों के बावजूद चीनी कंपनियां अब खुद ही शक्तिशाली एआई मॉडल ट्रेन कर सकती हैं। तो इसका असर क्या होगा? चीन में एआई का विकास शायद 2-3 गुना तेज हो जाए, पर इससे दुनिया में एक तकनीकी विभाजन का खतरा भी बढ़ता है। घरेलू चिप उत्पादन कितना महत्वपूर्ण है, ये साफ दिख रहा है। चिप्स के बाद अब बायोटेक्नोलॉजी। स्रोत कुछ बहुत ही अनोखी बातें बता रहे, जैसे दवाएं बैक्टीरिया से बन रही हैं, ईंधन शैवाल से, और पशुओं का चारा फैक्ट्री के धुएं यानी कार्बन डाइऑक्साइड से। हाँ, ये सिंथेटिक बायोलॉजी का क्षेत्र है जहां चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है। CO2 से चारा कैसे? वैज्ञानिक धातुकर्म प्लांट से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोटीन युक्त पशु चारे में बदल रहे हैं, सालाना 5,000 टन। और दवाएं? जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके बायोरिएक्टर बनाए गए हैं। ये कैंसर जैसी बीमारियों की दवाएं पारंपरिक तरीकों से 10 गुना सस्ते में बना रहे हैं। 10 गुना सस्ता। इसका असर वैश्विक स्तर पर दिख रहा है। बिल्कुल। चीन पहले ही दुनिया की 24% दवाओं का उत्पादन कर रहा है, यूरोप से आगे निकल चुका है और अमेरिका के करीब पहुंच रहा है। और उम्मीद है कि बायोटेक में निवेश 2 गुना होगा और चीन में बनने वाली नई दवाओं की संख्या तिगुनी हो जाएगी। तो इससे दवाएं और सस्ती होंगी? हाँ, दवाएं ज्यादा सुलभ हो सकती हैं, पर्यावरण को भी फायदा हो सकता है, लेकिन खतरा यहां भी है। चीन प्रमुख बायोतकनीकों पर वैसा ही एकाधिकार जमा सकता है जैसा सौर पैनलों में हुआ था। ये सप्लाई चेन नियंत्रण का एक और उदाहरण बन सकता है। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। हुआवे का हार्मनी OS। हाँ,
एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो फोन, घड़ी, टीवी, कार सब पर एक जैसा चलने का दावा करता है। और स्रोत कहते हैं कि ये 1 अरब डिवाइस पर इंस्टॉल भी हो चुका है। ये एंड्रॉयड और iOS को चुनौती दे रहा है। ऐसा लगता है। इसकी खासियत इसका आर्किटेक्चर है माइक्रो कर्नल। ये लिनक्स कर्नल से 1000 गुना छोटा है। इससे सिस्टम बहुत तेज और सुरक्षित बनता है, ऐसा दावा है। और ये अलग-अलग डिवाइस को जोड़ता है। हाँ, ये डिवाइस के संसाधनों को मिलकर इस्तेमाल कर सकता है। जैसे आप फोन पर फिल्म देखना शुरू करें और बिना कुछ किए टीवी पर जारी रख सकें। अमेरिकी प्रतिबंधों का इस पे क्या असर हुआ? उसके बाद हुआवे ने हार्मोनी ओएस नेक्स्ट बनाया। ये पूरी तरह स्वतंत्र है, इसमें एंड्रॉयड का कोई कोड नहीं है। तो इस पर एप्स है? हाँ, 4000 ऐप इस पर चल रहे हैं और 2025 तक 10 लाख का लक्ष्य है। चीन में तो ये iOS को पीछे छोड़ चुका है 17% मार्केट शेयर के साथ। तो ये यूजर्स के लिए तो अच्छा है, पर ये दुनिया को 2 डिजिटल खेमों में बांट सकता है, एक पश्चिमी, एक चीनी। एक स्वतंत्र इकोसिस्टम बनाना चीन के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण लगता है। चलिए अब फिर से परिवहन पर आते हैं, लेकिन इस बार जमीन पर। सुपर हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेनें। हाँ, बिना पहियों वाली ट्रेनें जो पटरी पर तैरती हैं। और रफ्तार 621 मील प्रति घंटा। ये तो बोइंग 737 से भी तेज है। बिल्कुल। चीन चैंगशा और ल्यूयांग के बीच दुनिया की सबसे तेज मैग्लेव लाइन बना रहा है। ये काम कैसे करती है बिना पहियों के? ये चुंबकीय उत्तोलन यानी मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक है। ट्रेन पटरी को छूती नहीं, ऊपर तैरती है। इससे घर्षण खत्म हो जाता है, शोर बहुत कम होता है। और पर्यावरण के लिए बेहतर है, कोई उत्सर्जन नहीं होता और ऊर्जा खपत भी पारंपरिक हाई स्पीड ट्रेनों से 20% कम है। और चीन इससे भी आगे जा रहा है, हाइपरलूप। हाँ, वैक्यूम सुरंगों में मैग्लेव ट्रेन चलाने का कॉन्सेप्ट, चीन इसका परीक्षण कर रहा है। टेस्ट में 387 मील प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की जा चुकी है। अगर ये सफल होता है तो यात्रा का समय कितना कम हो जाएगा? सोचिए, बीजिंग से शंघाई का 5 घंटे का सफर शायद सिर्फ 1.5 घंटे का रह जाए। हवाई जहाज से भी तेज। ये तो यात्रा को पूरी तरह बदल देगा। बिल्कुल, तेज, शांत, सुरक्षित। लेकिन ये बहुत महंगा है। चीन 1.4 अरब डॉलर प्रति लाइन खर्च कर रहा है, जबकि यूरोप और अमेरिका में ये अभी ज्यादातर प्रोजेक्ट स्टेज में ही है। और अंत में 6G टेक्नोलॉजी। हाँ, 5G के बाद अगली पीढ़ी। एक ऐसी दुनिया जहां वीडियो कॉल की जगह होलोग्राम हो, ड्रोन बिना किसी देरी के एक साथ काम करें। चीन यहाँ भी आगे है। ऐसा लगता है। जब पश्चिम अभी 5G को पूरी तरह लागू करने में लगा है, चीन ने 2024 तक 6G के 3 मुख्य मानक तय कर दिए हैं। 6G में क्या खास होगा? 5G से कितना अलग? स्पीड 100 Gbps तक हो सकती है, जो 5G से 50 गुना तेज है। लेटेंसी यानी देरी घटकर माइक्रोसेकंड में आ जाएगी। इससे डॉक्टर दूर बैठकर भी एकदम सटीक सर्जरी कर सकेंगे। और कनेक्शन? प्रति वर्ग किलोमीटर लाखों डिवाइस कनेक्ट हो सकेंगे। स्मार्ट सिटी का सपना, जहां हर लैंप पोस्ट, हर कार, हर सड़क आपस में जुड़ी हो। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है AI के साथ इसका इंटीग्रेशन। 6G सिर्फ एक कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं होगा, ये एक तरह का ग्लोबल नर्वस सिस्टम बन जाएगा, जहां डेटा प्रोसेसिंग लगभग तुरंत होगी। चीन इसे कब तक ला रहा है? चेन्नई और बीजिंग में टेस्टिंग चल रही है। 2030 तक कमर्शियल लॉन्च की तैयारी है। बात यह है कि जो 6G को नियंत्रित करेगा, वो भविष्य की डिजिटल दुनिया को नियंत्रित करेगा। तो हमने देखा कि चीन परिवहन, AI, ऊर्जा, संचार, मतलब लगभग हर बड़े तकनीकी क्षेत्र में किस जबरदस्त रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये बदलाव सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं, इनका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ये सिर्फ तकनीकी खबरें नहीं है। नहीं, ये भू राजनीतिक बदलावों का संकेत है। भविष्य शायद हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से आ रहा है। अगर क्वांटम टेक्निक, BCI जैसे क्षेत्रों में आज मिलकर साझा मानक नहीं बनाए गए, तो कल दुनिया शायद अलग-अलग तकनीकी खेमों में बढ़ जाए। एक अहम सवाल यह है कि इस तेजी से बदलते तकनीकी नज़ारे में बाकी दुनिया की क्या भूमिका होगी? सही कहा, ये एक बड़ा सवाल है। इस गहरी पड़ताल को सुनने के लिए धन्यवाद। इन तकनीकों के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। और भविष्य की ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए जियो हिंदी को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें।